हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई इम्पोर्टेंट क्लास में। तो आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डाई एथिल ईथर। तो काफ़ी दिन से आपकी केमिस्ट्री क्लासेस रुकी हुई थी, लेकिन आज से रेगुलर कर देंगे क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के जो दिन हैं वो काफ़ी कम रह गए हैं। लगभग कई बच्चों के दिसंबर के जो लास्ट में है पेपर, किसी के दिसंबर के मिड में है। तो लगभग कह सकते हो कि 8-10 दिन के बाद आपके एग्जाम शुरू हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी फिफ्थ सेम में हैं, अगर वो अक्षर मैथ अकेडमी से रेगुलर पढ़े हैं तो उनके नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि आपको हमने फिफ्थ सेमेस्टर में केमिस्ट्री के 1 by 1 सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर कराए थे और हर एक लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट था। कोई सा भी लेक्चर ऐसा नहीं था जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ना बने। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लेलिस्ट जाकर देख लें। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इम्पोर्टेंट वीडियो की सीरीज जाकर देखें, जिसमें हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं कौन कौन से हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट वांटेड टॉपिक, जिसका नाम है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर क्या होता है कक्षा 12 में आप जान चुके होंगे। कक्षा 12 में आपने पढ़ा था ईथर क्या होते हैं। तो अब हम बीएससी लेवल में पढ़ेंगे किस टाइप से इसकी प्रिपरेशन होती है, क्या है इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए ध्यान से, आज हम पढ़ लेते हैं डाई एथिल ईथर। ठीक है, जिसका क्या नाम है डाई एथिल ईथर, और इसी को हम एथिल ईथर भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एथिल ईथर। तो कक्षा 12 में आपने पढ़ा था कि जिनमें इस टाइप का सूत्र होता है उन्हें हम ईथर कहते हैं। ये क्या है हमारा ईथर का सूत्र, जिसमें O ग्रुप पाया जाता है। इस O ग्रुप को जिस कंपाउंड में ये O ग्रुप मिलेगा, ROR की फॉर्म में मिलेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम ईथर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, R की जगह हम CH3 रखते हैं। R क्या है, एल्किल ग्रुप, R एल्किल ग्रुप है। तो देखिए ये बना हमारा, यहाँ हम रख देते हैं CH3, तो ये बन गया हमारा डाई मेथिल ईथर। ये क्या बन गया, दो, इसमें मेथिल समूह कितने हैं, 2, तो इसको डाई मेथिल O ग्रुप है तो ईथर, ये डाई मेथिल ईथर। अगर हम थोड़ा इसमें चेंजमेंट कर दें, CH3O C2H5, तो ये बन गया एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, ये बन गया एथिल मेथिल ईथर। अगर इसमें हम R की जगह C2H5 रख दें, यानी एथिल ग्रुप रख दें, तो हमारे लिए मिलेगा डाई एथिल ईथर। तो यही है हमारा जो हमें पढ़ना है, ये हमारा डाई एथिल ईथर। क्योंकि इसमें दो जो समूह हैं, 2 एथिल समूह हैं, इसलिए इसी को हम कहते हैं डाई एथिल ईथर। तो इसी को हमें पढ़ना है। इसको हम कैसे बनाते हैं, केमिकल फिजिकल इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए ध्यान से, तो थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला, क्या होगा बताइए, C2H5O C2H5, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो C2H5 का होल ट्वाइस O। ठीक है, होता है। यह अन्य ईथरों की अपेक्षा यह एक सममित ईथर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सममित ईथर क्या होते हैं या असममित ईथर क्या होते हैं। तो सममित ईथर वे होते हैं जिनमें जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो एक जैसे होते हैं, और एल्किल ग्रुप जिनमें अलग अलग होंगे वो असममित ईथर होता है। ठीक है, सममित ईथर का मतलब CH3O CH3, यानी कि R डैश
ये ग्रुप एक जैसे हैं, CH3 तो ये हो गया सममित ईथर। अगर यहाँ C2H5 कर देते हैं, C2H5, तो ये असममित हो गया, क्योंकि इसमें R डैश के मान अलग अलग हो गए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ क्या है, C2H5 OC2H5 यानी एक जैसे है, तो ये क्या है, सममित ईथर। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो देखिए ध्यान से। हाँ जी, ठीक है। और इसका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिख देंगे, ठीक है। पहले इसकी प्रिपरेशन समझते हैं, कैसे आप इसका निर्माण करोगे। प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन इसकी कैसे की जाएगी। तो देखिए, प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले जो मेथड आता है वो आता है विलियमसन सिंथेसिस मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जामिनेशन में 100% ये क्वेश्चन आएगा कि बताइए विलियमसन सिंथेसिस क्या है। तो आपको याद रखना है, विलियमसन सिंथेसिस ईथर बनाने का एक मेथड है, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस। सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, विलियमसन सिंथेसिस की, ठीक है, सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना इस चीज को, कि हम सोडियम या पोटेशियम एथोक्साइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम एथिल आयोडाइड या कह सकते हो आप एल्किल हैलाइड के साथ करा देते हैं। ध्यान से समझना इसको। जब किसी सोडियम एथोक्साइड या पोटेशियम या लिख देते हैं के एथोक्साइड, ठीक है, एथोक्साइड, सोडियम या पोटेशियम एथोक्साइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराई जाती है तो डाईएथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर हम सोडियम या पोटेशियम एथोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करें, हीट करें या रिएक्शन कराएं, तो हमारे डाईएथिल ईथर बनते हैं। मान लीजिए हम ये ले लेते हैं सोडियम एथोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम एथोक्साइड ले लेते हैं, C2H5ONa, ये क्या है, सोडियम एथोक्साइड, ठीक है। हम ये पोटेशियम एथोक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्लस अब क्या लिखा है ये, एल्किल हैलाइड, मान लीजिए हम ले लेते हैं C2H5Cl। इसकी रिएक्शन जब हम इसको हीट करेंगे लगभग 240 डिग्री सेल्सियस पर, 240 डिग्री सेल्सियस में इसको हीट किया जाएगा, तो हमारा क्या मिलेगा, C2H5O प्लस NaCl। तो यही हमारा बना डाईएथिल ईथर, और यही अभिक्रिया विलियमसन सिंथेसिस कहलाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए ध्यान से, एल्यूमिना द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण। दूसरी रिएक्शन देखिए कैसे हम इसको बना सकते हैं। अगर हम एल्यूमिना की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण करा दें तो हमारे लिए क्या मिलेगा, ध्यान से समझना, मिलेगा हमारे लिए डाईएथिल ईथर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसकी रिएक्शन समझनी होगी, फिर इसके बाद आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या करते हैं हम, C2H5OH, ये क्या है, एथिल अल्कोहल। हम इसके क्या लेंगे, 2 अणु लेंगे, इसके अणु कितने लेंगे, 2 अणु, और 2 अणु लेंगे तो हम इसको ऐसे लिख देंगे
C2H5, ये भी एथिल अल्कोहल है, ये भी एथिल अल्कोहल है, बस हमने इसको बदल के लिख दिया है, ठीक है। अब इसकी उपस्थिति लेंगे An2O3 और इसका कर देंगे निर्जलीकरण, एक H, ध्यान से समझना। और इसका निर्जली जब करेंगे तो इसके लिए लगभग हमें 250 डिग्री सेल्सियस की तापमान की आवश्यकता होगी और हमारे लिए बनेगा C2H5O C2H5, ठीक है। और यहां से जल बाहर निकलेगा H2। तो इस टाइप से भी हम ये बना सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ गए। तीसरा हम लिख सकते हैं प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला लैबोरेटरी मेथड या लैब मेथड भी कह सकते हैं हम, लैब मेथड। तो लैब मेथड क्या होता है इसका बनाने का, प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाया गया या कैसे बनाया जाता है, तो उसको भी हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो ध्यान से समझना, इसकी डेफिनेशन आप खुद लिख लेना कि जब एल्यूमिना की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के आधिक्य को गर्म किया जाता है तो एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है और हमारे लिए डाई एथिल ईथर मिलता है। बट अब ये देखिए तीसरा, इसमें क्या करते हैं लैब मेथड में कि, हाँ जी लैब मेथड है ये, तो अच्छे से समझना, हम जो अल्कोहल होता है उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं। यानी जब अल्कोहल की अभिक्रिया, लैब मेथड है ये, जब अल्कोहल की अभिक्रिया H2SO4 के सांद्र H2SO4 के साथ कराई जाती है, सांद्र H2SO4 के साथ कराई जाती है, तो हमारे लिए क्या मिलता है, डाई एथिल ईथर मिलता है। कैसे मिलता है देखिए, दो स्टेप में ये रिएक्शन होती है। सबसे पहले C2H5OH प्लस इसकी रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ, इसको हीट किया जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, ये आधिक्य लिया जाएगा, इसका आधिक्य का मतलब ये अधिक मात्रा में होगा, ठीक है। और ये H2SO4 कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है, सांद्र होगा। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे तो C2H5HSO4 बनेगा प्लस यहां से H2O बाहर निकलेगा। फिर इसकी रिएक्शन पुनः हम एथिल अल्कोहल के साथ कराएंगे, ठीक है। यहां ये तो होगा सांद्र, H2SO4 क्या होगा, सांद्र होगा, और ये होगा आधिक्य में, ठीक है। C2H5OH यानी अल्कोहल को आधिक्य मिलेंगे, इसमें आ रहा है नहीं, ठीक है। और देखिए ध्यान से, फिर अगला स्टेप में इसको उठाएंगे, ये क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसको पुनः हम किसके साथ रिएक्ट करा देंगे, C2H5OH के साथ। अगर आप इसको बदल के लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, HOC2H5। इसकी रिएक्शन जब कराई जाएगी तो यहां से क्या होगा, C2H5O और H2SO4 बाहर निकलेगा और यही है हमारा मेन कंपाउंड डाई एथिल ईथर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप समझते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए ध्यान से, केमिकल प्रॉपर्टीज तो ध्यान से समझिए, जो हमारे ज्यादातर जो ईथर होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते, क्या होते हैं, ये रासायनिक रूप से ज्यादातर ईथर निष्क्रिय होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये अभिक्रिया कर सकते हैं। उच्च ताप पे इनकी अगर अभिक्रिया कराई जाती है तो ये अभिक्रिया भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले क्या होगा कि जो एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर है, इसकी रिएक्शन समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका दहन करें, क्या करें, दहन करें तो क्या होगा, ध्यान से समझना। इसका अगर हम दहन करें तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, C2H5O, इसका हम दहन करेंगे तो इसके लिए हमारे लिए उच्च ताप की जरूरत होगी, उच्च ताप की, ठीक है।
और दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनेगा। यहाँ 4 अणु बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम इसका निर्जलीकरण करें तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम समझते हैं PCl5 के साथ। इसकी रिएक्शन अगर हम PCl5 के साथ करा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा रहे हैं, तो क्या होगा, ध्यान से देखना। C2H5O C2H5 प्लस PCl5। उसके बाद इसको रिएक्ट कराइए PCl5 के साथ, तो यहाँ हाई प्रेशर और टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। हाई प्रेशर और टेम्परेचर उसको रिएक्ट कराएंगे तो ध्यान समझना क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस POCl3। ये बना एथिल क्लोराइड और ये बना फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक है, या POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर इसका हम निर्जलीकरण करने के लिए हमें क्या जरूरत होगी, H2SO4 की जरूरत होगी। निर्जलीकरण करने का मतलब ये है कि हम इसमें से जल को निकाल देंगे। निर्जलीकरण करेंगे तो माइनस H2SO4 के प्रेजेंस में उसका निर्जलीकरण होगा और ये होगा सांद्र, ठीक है। तो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। इसका जब हम निर्जलीकरण करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा C2H5OH प्लस H2O तो बाहर निकल गया, यहाँ नहीं लिखाते हैं, H2O प्लस H2O, ये मिला एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी कई सारी रिएक्शंस हैं। फिलहाल आप इतने रिएक्शंस को समझ लें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी समझ लीजिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे ही अपनी कॉपी पर नोट कर लें, ठीक है। आपको बता देते हैं क्या क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप सबसे पहले इसका लिखेंगे नंबर 1, यह एक वाष्पशील द्रव है। ये क्या है, एक वाष्पशील द्रव है जिसे अपनी त्वचा पर लगाने से ठंडक का अनुभव होता है, ठंडक महसूस होती है, ठीक है। दूसरा, ये जल में अल्पविलेय और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कार्बनिक विलायकों में पूर्णतया विलय होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नंबर 4, यह निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह एक निश्चेतक का भी काम करता है। जो चिकित्सा होती है, जो हमारे मेडिकल होते हैं, किसी को अगर उन्हें बेहोश करना है तो इसका जो द्रव है, मतलब इसकी जो वाष्प होती है, उसको सुंघा दिया जाता है, उसके बाद आदमी बेहोश हो जाता है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताना, और कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करें।